तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे चैनल नीट सारथी कोटा पर। और आज हम करने जा रहे हैं अपनी बोर्ड सीरीज का एंड, यानी कि बस किस लिए, किस पर्पस से एंड बोल रहा हूं, क्योंकि आज हम चैप्टर 7 पे एंड करने जा रहे हैं। बोर्ड सीरीज में तो बहुत सारे डिस्कशन होते रहेंगे और मैं जितने भी अपडेट इस चैनल पे लाता रहूंगा, इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि जब भी वीडियो देखो या फिर कोई भी नया बंदा इस चैनल पे आए तो फटाफट से हमारे नीट सारथी कोटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अच्छा, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का डिस्कशन। जो भाई घर में सप्लाई आती है करंट की, उसे ही बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, और जो ट्रेन में चलता है करंट वो कौन सा होता है? उसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट। आज चैप्टर 7 का हम करेंगे डिस्कशन थ्रू न्यूमेरिकल। हमने अब तक क्या किया, अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो सकता है कोई देर सवेरे इस चैनल को ज्वाइन कर रहा हो, तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने ये सीरीज चालू करी थी। क्योंकि क्या पर्पस था सीरीज का? क्योंकि देखो क्या होता है कि चैप्टर की थ्योरी का रिवीजन तो हम बहुत बार कर चुके हैं, थ्योरेटिकल हम बहुत अच्छे से अपने आप को बूस्ट कर चुके हैं, बट क्या होता है न्यूमेरिकल को देख के पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और इस बार तो सिर्फ न्यूमेरिकल ही आने वाले हैं, तो फिर क्या किया जाए? तो हमने कुछ ऐसा सोचा कि बच्चों की थ्योरी भी प्रिपेयर हो जाए। हो सकता है कोई पूरी साल ना पढ़ाओ, तो ऐसे बच्चे का भी ध्यान रखा और ऐसे बच्चे का भी ध्यान रखा जो थ्योरी अच्छी करके बैठा है बट न्यूमेरिकल में अच्छा नहीं है। तो इन दोनों का लिए एक 2 in 1 कॉम्बिनेशन बनाना था, तो हमने एक सीरीज ऐसी चलाई जिसमें हम न्यूमेरिकल के थ्रू चैप्टर का रिवीजन कराते हैं और टॉपिक वाइज पूरे चैप्टर को तोड़ देते हैं। तो आज हम न्यूमेरिकल का डिस्कशन करने जा रहे हैं चैप्टर 7 का, और इससे पहले 1 to लेके 6 तक सारे चैप्टर का डिस्कशन आ चुका है। और इवन कुछ चैप्टर्स का तो 2 पार्ट में डिस्कशन आया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किए हैं, और जितने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल इन्वॉल्व हुए हैं इसका मतलब थ्योरी भी उतनी ज्यादा इन्वॉल्व की गई है। तो आज हम चैप्टर 7 का करेंगे दी एंड, और फिर इसके बाद देखेंगे बोर्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा, नीट से रिलेटेड जो अपडेट होगा। क्योंकि देखो सिर्फ हम बोर्ड तक नहीं रुकने वाले, हम टर्म 2 पे भी जाएंगे, नीट पे भी जाएंगे, जेई पे भी जाएंगे। ये नीट सारथी कोटा सिर्फ बेटा नीट के लिए ही नहीं, हम सारे प्लेटफॉर्म के लिए वर्क करते हैं। हमारी प्ले स्टोर पर ऑलरेडी 2 ऐप हैं, एक है नीट सारथी के नाम से और एक है जेई सारथी। तो मैथ्स वाले बच्चे बिल्कुल भी निराश ना हो, आपके लिए भी हमारे पास डेटा है। प्ले स्टोर पे जब ऐप को आप डाउनलोड करोगे, जेई सारथी और नीट सारथी नाम सुन लो, जब आप ऐप को डाउनलोड करोगे तो क्या फायदा होगा? मोर देन 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस सीरीज, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट पेपर मिलेंगे, आप कितने भी बेटा टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, मोर देन 25 से ज्यादा कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी, यानी कि टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में जो आप कोटा के नाम सुनते हो वहां से की फैकल्टी आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाती हुई दिखाई देंगी। और उसके साथ क्या होगा? वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। तो इतना सब कुछ अगर मिल रहा है तो फिर देरी किस बात की? फटाफट से खुद भी प्ले ऐप को इंस्टॉल कर लो और अपने दोस्तों को भी इंस्टॉल करा दो। अच्छा, अभी तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो फटाफट से, जब मैं क्वेश्चंस को स्क्रीन पे लेके आऊं तो 30 सेकंड का टाइम दूंगा, फिर उसके बाद बजेगा बजर। आपको क्या करना है, हर आंसर को, हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है? और चैनल और इस वीडियो के लिंक को अपने 12th की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना है। तो चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और मैंने न्यूमेरिकल ओपन कर दिया है। अब तो आपके सामने न्यूमेरिकल आ चुका है और हमारी टिक टिक घड़ी तैयार है और उसका भी टाइमर स्टार्ट हो चुका है। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मैं फिर बता दूं, बोर्ड लेवल के ही क्वेश्चन लूंगा। टारगेट बोर्ड है तो बोर्ड पैटर्न पे, यानी इजी है तो इजी रखूंगा, टफ है तो टफ रखूंगा। कंपटीशन वाला फील नहीं देंगे हम। फिर कह रहे हैं कि नीट चाहिए, उसके लिए तो बेटा अलग सीरीज होंगी, ठीक है? तो यहां पे जज ना करें कि भाई ये तो बहुत हल्के लेवल पे चल रहे हैं या फिर हाई लेवल लगे किसी को। तो सिंपल है, जो लेवल है वो बोर्ड लेवल है। तो चलो फिर सेशन स्टार्ट हो गया है, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से। तो कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? टाइम हो चुका है अब। When a AC source is connected across series RC combination, then AC current may lead AC voltage by। अब ये पूछ रहा है कि भाई हमने कोई AC सोर्स लिया। अब बात समझो पहले कि AC सोर्सेस होते क्या हैं। देखो ध्यान से सुनना बेटा, अब तक आपको कभी भी बैटरी में, कोई आपके बैटरी में बेटा रेजिस्टेंस लगा रहता था, तो सपोज करो कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ और आपने कोई बैटरी ऐसे लगा दी, तो आपको वैल्यू हम दे देते थे V। बट अब आपको ऐसे बैटरी की V की वैल्यू ऐसे नहीं मिलेगी। अब हम क्या बोले करेंगे इस जगह को? हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। और टर्मिनल को कैसे बोलेंगे? देखो E नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, करंट को भी बड़ा सिंपल निभाएंगे। करंट कैसे बहेगा? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये क्या है? इस बार हम बेटा जो ईएमएफ है, जो आपका वोल्टेज टर्मिनल है,
और जो आपका करंट है इसको कैसे दे रहे हैं, साइन्यूसोइडल फॉर्म में दे रहे हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। I इक्वल टू बेटा लिखा है I नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पे ध्यान रखना, इस करंट का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा बेटा, I नॉट होगा। इसे हम बेटा बोल सकते हैं पीक एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। और ऐसे ही अगर मैं ईएमएफ की बात करूं तो ई नॉट क्या होगा, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ होगा। अब ये ओमेगा टी क्या है दोस्त, ओमेगा टी है बेटा फेज एंगल। क्या है ये, फेज एंगल। अच्छा, इस फेज एंगल में भैया ओमेगा क्या है, तो याद रखना ओमेगा क्या है बेटा, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं कि I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी की फ्रीक्वेंसी सेम है। इसका मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी सेम होने का, इसे ध्यान से देखो। आपने बेटा, मैंने यहां पे कर्व लिख दिया I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और बेटा इधर मैंने लिख दिया E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आप सर साइन का पैटर्न को जानते हो, कैसा बनता है सर कर्व, कैसे बनता है, ध्यान से देखो। क्या कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा वेव का। अच्छा, आईओटी में तो ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है दैट इज आई नॉट, और ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है दैट इज माइनस आई नॉट, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड हो गया। अच्छा, एक चीज सुनो, ये बेटा हो गया पाई बाई टू, ये हो गया पाई, ये 3 पाई बाई टू, और ये ले लो आप 2 पाई। अब यहां से क्या हो रहा है देखो, जब ये साइकिल कंप्लीट कर रही है अपनी एक साइकिल, देखो जीरो से स्टार्ट हुई 2 पाई तक, उसके बाद ये सेम पैटर्न को रिपीट करती है, और उससे पहले भी ये सेम पैटर्न को रिपीट करती है। तो यानी कि इसकी कंप्लीट साइकिल कितने टाइम पीरियड में हो रही है, देखा जाए तो 2 पाई टाइम पीरियड, यानी कि देखो फेज एंगल कितना कवर किया, 2 पाई। अब अगर मैं बेटा कॉस के लिए बोलूं, सपोज करो कॉस का कर्व कैसा बनेगा, अगर ये इसके लिए नहीं, ई नॉट साइन ओमेगा टी के लिए मत देखना, ई नॉट साइन ओमेगा टी का तो मतलब सेम चीज हो जाएगी, सेम कर्व बनेगा जैसे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का बना। अब जरा यहां पे ध्यान से देखो, मैंने बेटा कॉस ओमेगा टी के लिए कर्व ड्रॉ किया, सपोज करो आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब जरा ध्यान से देखना, दैट इज 2 पाई, दैट इज पाई बाई टू, दैट इज पाई, दैट इज 3 पाई बाई टू, और ये हो गया 0। अब इसके बाद क्या होगा, सेम पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी देखी जाए तो इसकी भी एक कंप्लीट साइकिल इतने में रिपीट हो रही है। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैंने बोला दोनों की कैसी है, सेम है। मैंने क्या बोला, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो बात समझो, एक टाइम पीरियड यानी 0 से 2 पाई के बीच में कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है, इसकी भी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, इसकी भी एक साइकिल ही कंप्लीट, जहां से रिपीट होना शुरू हो जाए उसको बोलते हैं साइकिल कंप्लीट होना। देखो यहां से पहले भी और यहां के बाद फिर पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो दैट इज कंप्लीट साइकिल ऑफ कॉस ओमेगा टी और दैट इज कंप्लीट साइकिल ऑफ साइन ओमेगा टी। अब इसके बाद अब ध्यान से देखो, मैंने बोला कि इतने ही टाइम में इसने साइकिल कवर करी, इसने भी 1 सेकंड में उतनी साइकिल कवर करी। तो ध्यान से फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या रही है, अगर 1 सेकंड में सेम साइकिल कवर कर रहे हैं तो इसका मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है। अगर सपोज करो ये इतने से टाइम में ये कितना कर जाती, 2 बार ऐसे कर जाती, तो इसका मतलब क्या हो जाता, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ गए होंगे। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन थोड़ा हटके था, मैंने बस आपको थोड़ा सा पैटर्न बताया कि क्वेश्चंस क्या चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हेन ए सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस आरसी सर्किट। अब सर्किट में क्या कनेक्ट है, आरसी, तो बेटा यहां पे एक काम करो, इस पर रेजिस्टेंस के साथ में क्या लगा दो, एक कैपेसिटर और लगा दो, ये बन गया आरसी सर्किट। ठीक है, अब आरसी सर्किट की कहानी समझनी है हमें, तो मैंने क्या किया है, कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, प्योर रेजिस्टेंस वाला सर्किट, प्योर इंडक्टेंस वाला सर्किट और प्योर कैपेसिटेंस वाला सर्किट। अच्छा, जब हम रेजिस्टेंस वाला सर्किट लेते हैं तो हम जानते हैं उसमें रेजिस्टेंस कितना होता है, आर होता है। बट बेटा जब हम प्योर इंडक्टिव सर्किट लेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्सएल होगा, और उसकी वैल्यू बेटा याद रखना कितनी होगी, ओमेगा एल होगी। और ऐसे ही प्योर कैपेसिटेंस के केस में जो रेजिस्टेंस वर्ड होगा इसे हम बोल देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और इसे हम बोल देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा, काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ही है, तो एक्सी की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन ओमेगा
सी होगी। अच्छा, अब वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई आर। इसके केस में कितना हो जाएगा, VL इक्वल टू आई एक्सएल, क्योंकि रेजिस्टेंस की जगह क्या होगा एक्सएल, ओमेगा एल से रिप्लेस कर दो, क्या बन जाएगा आई ओमेगा एल। अच्छा, यहां पे क्या हो गया, VC इक्वल टू आई इंटू एक्सी, एक्सी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो बेटा हम यहां पे लिख सकते हैं आई अपॉन ओमेगा सी। अच्छा, ध्यान से देखो फेज डिफरेंस, ये याद रखना है तुम्हें, ये चार्ट याद कर लोगे पूरा चैप्टर खत्म। अब ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट के बीच में क्या है सर, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में। फेज डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 0, कोई लीड नहीं कर रहा। मगर जब हम प्योर इंडक्टिव के केस में देखेंगे तो जरा ध्यान से देखो, वोल्टेज वोल्टेज दैट इज VL, मैं साफ लिख देता हूं यहां पे, दैट इज VL और I, वोल्टेज और करंट के बीच में जरा चेक करो कितने का कर्व बन रहा है, 90 का कर्व बनेगा, याद रखना। और लीड कौन करेगा, वोल्टेज लीड करेगी करंट के ऊपर। क्वेश्चन जब आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे लीड करेगी, वोल्टेज लीड करेगी करंट पे, कितने से 90 से। अच्छा, अब इसका उल्टा भी तो बोल सकते हो कि करंट लैग करेगा वोल्टेज से, कितने से 90 से। अच्छा, प्योर कैपेसिटेंस के केस में ध्यान रखना, I आगे है, V पीछे है, यहां पे करंट लीड करता है, करंट लीड करता है, ध्यान से सुनो, करंट लीड करता है वोल्टेज से। बट अगर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बोले तो वोल्टेज लैग कर रही है किससे, करंट से। कितने एंगल से, 90 के एंगल से। तो 90 का एंगल तो सबको याद रखना है। अब यहां पे हमारा ऑप्शन चेक कर लो, क्वेश्चन क्या था हमारा क्वेश्चन था इन आरसी कॉम्बिनेशन द करंट में लीड एसी वोल्टेज। अब जरा ध्यान से देखो, इस डायग्राम से आर सर्किट लिया, यहां पे तो कोई डिफरेंस नहीं मिला। जब हमने सी सर्किट लिया तो करंट चेक करो वोल्टेज से कितना लीड कर रहा है, 90 से लीड कर रहा है। तो क्या आपका ऑप्शन आगे ही चेक कर लो कौन सा होगा, डी, और आंसर टिक कर देना 90। ठीक है, बन गया क्वेश्चन। चलो, पहले क्वेश्चन में बहुत सारी थ्योरी दे दी, ऐसे कहते हैं थ्योरी न्यूमेरिकल से रिवीजन। अब आगे की न्यूमेरिकल बहुत इजी होते चले जाएंगे। चलो फटाफट से सेकंड क्वेश्चन देखो, इन आरएलसी सीरीज, मैं टाइमर चालू कर देता हूं आपका, एक बार टाइमर शुरू हो चुका है। इन आरएलसी सर्किट क्वालिटी फैक्टर कैन बी इंप्रूव बाय। अब ध्यान से, क्वालिटी फैक्टर का कॉन्सेप्ट है, 30 सेकंड दे रहा हूं, सीधा फॉर्मूला दूंगा, याद रख लेना है। ध्यान रखना, आरएलसी वैसे बेटा बोर्ड सिलेबस में नहीं लिखा जाता, बट इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसका न्यूमेरिकल ले लिया। आरसी भी नहीं था, एल आर सर्किट या आरएल सर्किट ही बोर्ड में मेंशन है। फिर भी हम कुछ क्वेश्चन ऐसे ले लेंगे जहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और वो मैंने कराया, जैसे अभी आरसी कराया मैंने। चलो जल्दी आओ, नेक्स्ट। टाइमर हो चुका है आपका कंप्लीट, फटाफट से। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला याद कर लेना, मैंने क्या बताया था बेटा, आरएलसी के केस में क्वालिटी फैक्टर कितना होगा, 1/r इंटू √L/C। हमें क्या करना था, क्वालिटी फैक्टर को इंप्रूव करना था। तो सिंपल सी बात है, आर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। और कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लो क्या सी ऑप्शन यही कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है डिक्रीजिंग आर। तो आर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज होगा। अच्छा, इसके जस्ट अपोजिट में भी और क्या सकता, किसको और डिक्रीज किया जा सकता था, कैपेसिटेंस को भी डिक्रीज किया जा सकता था, बट ऑप्शन में नहीं दिया। किसको इंक्रीज किया जा सकता था, इंडक्टेंस को इंक्रीज किया जा सकता था, तो अभी क्वालिटी फैक्टर इंप्रूव हो जाता। तो 3 क्वेश्चन यहां से बन गए। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, अब फटाफट से सभी सॉल्व करें, जल्दी से जल्दी। वेरी गुड, और टाइम स्टार्ट कर रहा हूं आपका, अब टाइम स्टार्ट कर दिया है। टाइमर के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम। क्या लिखा है, इन आरएलसी सर्किट एसी इंपिडेंस कैन नॉट इंक्रीज्ड बाय, इंपिडेंस कैन नॉट इंक्रीज बाय। डायरेक्ट याद रखना, हमें क्या लगता है सर, इंपिडेंस क्या होता है, इंपिडेंस होता है सर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। अब आरएलसी में कौन कौन आ गया, आर भी आ गया, एल भी आ गया, सी आ गया। आर को हम सिंपल रेजिस्टेंस बोलते हैं, एल के रेजिस्टेंस को हम इंडक्टिव क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल बोल देते हैं। और जब कैपेसिटर के केस में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसे हम एक्सी बोल देते हैं। अच्छा, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो रेजिस्टेंस बोलेगा उसे बोल देंगे इंपीडेंस। तो याद रखना, इंपीडेंस को बढ़ाने के लिए या इंपीडेंस को इंक्रीज करने, कैन नॉट बी इंक्रीज बाय, हम सोचें कि वोल्टेज को इंक्रीज कर दें तो सर इंपीडेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो कैन नॉट इंक्रीज बाय वोल्टेज। ये डायरेक्ट याद रखना, वोल्टेज के इंक्रीज करने से इंपीडेंस इंक्रीज नहीं होगा। बाकी के फिर 3 क्वेश्चन तैयार हो गए, क्या इनके इंक्रीज करने से होगा, यस। इसके कौन से, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने से, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने से और फ्रीक्वेंसी को
इंक्रीज करने से। यहां पे सॉरी फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, सॉरी फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। क्यों? मैंने तुम्हें बताया था सेम टाइम पीरियड में फ्रीक्वेंसी रहती है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो ये तो नहीं होगा, बट कौन सा हो जाएगा? इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस। हाँ बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अब ऑप्शन डी इज करेक्ट। टाइमर भी स्टार्ट कर दिया है मैंने, जल्दी से। इन ए प्योरली रजिस्टिव एसी सर्किट द करंट, इन ए प्योरली रजिस्टिव एसी सर्किट द करंट, ध्यान से, इन ए प्योरली रजिस्टिव सर्किट। अब प्योरली रजिस्टिव सर्किट में आपको पता था करंट और ईएमएफ के बीच में कैसा कर्व था सर? फेज डिफरेंस कितना था? मैंने बताया फेज डिफरेंस था 0। कितना था फेज डिफरेंस बेटा? फेज डिफरेंस था 0, हाँ या ना? तो फेज डिफरेंस 0 था, तो हमारा जिस डायरेक्शन में ई लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा आई लगेगा। तो क्या ऐसा ऑप्शन है क्या? इज इन द फेज विद द ईएमएफ। परफेक्ट, ऑप्शन ए पर टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। टाइमर भी मैंने स्टार्ट कर दिया है आपका यहां पे, जल्दी से अटेम्प्ट करें। और टाइम होता है स्टार्ट अब। ये लो, टाइमर भी स्टार्ट हो गया है। क्या कह रहा है सर? ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी हैज रिएक्टेंस एक्सी, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस यानी कि कैपेसिटर वाला रेजिस्टेंस। अच्छा, इफ कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी बिकम डबल, देन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस वैल्यू, एक्सी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? आपने बेटा क्या पढ़ा था सर? एक्सी इक्वल टू कितना होता है सर? 1 अपॉन ओमेगा सी। और सर ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? वी नो दैट इज 2 पाई एफ, हाँ या ना? तो सर यहां पे जरा पुट कर दो 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। आपने क्या किया? फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया और कैपेसिटेंस को भी डबल कर दिया। तो सर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 पाई इंटू ट्वाइस एफ इंटू ट्वाइस सी। तो जरा यहां से चेक करो बेटा, सबको बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा? 1 अपॉन देखो 4, 1/4 इंटू कितना? 2 पाई एफ इंटू सी आ जाएगा। ये जरा चेक करो, ये क्या है? दैट इज एक्सी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सी, XC/4 इज करेक्ट आंसर। चलो जल्दी से टिक करो और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और टाइमर भी आपका स्टार्ट हो गया है अब। और 1 मिनट रुको, जरा चेक कर लेते हैं। चलो, पता नहीं टाइमर में क्या इशू है, क्यों नहीं बज रहा। बजर आज आपका ओपन नहीं हो रहा, वो भी बुरा मान गया। लास्ट सेशन है ना आज चैप्टर का, इसलिए। चलो फटाफट से क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से देखो। बहुत इजी क्वेश्चन है, जितना लेंथी दिख रहा है उतना है नहीं। कॉन्सेप्ट में पहले ही क्वेश्चन पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। इन एन एसी सर्किट द वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बेटा वोल्टेज का एक्सप्रेशन है V=V0 sin ओमेगा टी। टाइमर बजने वाला है, बजर बज गया भाई इस बार तो फाइनली टाइम्स अप। चलो इस बार बजर भी बच चुका है। और देखो करंट की इक्वेशन है I=I0 cos ओमेगा टी। अच्छा, दोनों को एक बार बाहर निकाल लो। देखो हमारा वोल्टेज है बेटा कितना? V0 sin ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। करंट है हमारा बेटा कितना? I0 cos ओमेगा टी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। बट बेटा डायरेक्ट तो हम कंपेयर कर नहीं सकते, हमें दोनों को या तो इसको कॉस में, क्या तो वोल्टेज को कॉस में, या फिर करंट को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं करंट को साइन में कन्वर्ट कर देता हूं। कैसे करूंगा? सिंपल सा तरीका है यार। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? साइन π/2 प्लस ओमेगा टी, साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। याद करो, हाँ पॉसिबल है। साइन π/2 प्लस ओमेगा टी कैसा आएगा? कॉस ओमेगा टी आएगा। तो फेज शिफ्ट कितना होगा? जल्दी से आप दोनों का फेज शिफ्ट निकाल लो। देखो ओमेगा टी पहले का फेज शिफ्ट है, ओमेगा टी दूसरे का फेज शिफ्ट है, π/2 माइनस ओमेगा टी। तो क्या होगा सर? ओमेगा टी माइनस π/2 प्लस ओमेगा टी। तो सर ओमेगा टी से ओमेगा टी तो कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा? माइनस का π/2। दैट इज व्हाट? दैट इज द फेज शिफ्ट। तो क्या ऐसा कुछ दिया है? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, माइनस π/2 है तो हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय फेज ऑफ π/2। जरा चेक कर लो क्या आंसर मैच हो रहा है क्या? ऑप्शन डी इज करेक्ट।
वोल्टेज क्या कर रही है सर, इस बार लैग करेगी, क्योंकि -π/2 आया है तो वोल्टेज लैग करेगी π/2 एंगल से। निकाल दिया किस तरह से निकलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और टाइमर भी स्टार्ट कर दिया है मैंने। अब फटाफट से शुरू हो जाइए, टाइमर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे इस बार। In an AC circuit, current is given by the relation I is equal to 100√2 cos 50ta. The RMS value of the current। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सीधा एक बार मैं रटाता हूं, ध्यान से देखो बेटा। करंट की अगर इक्वेशन लिखी हुई हो, सपोज करो I is equal to I0 sin ओमेगा t, ठीक है। तो फिर अगर वो आपसे पूछे IRMS बताओ, टाइमर बजने वाला है, तो टाइमर बच चुका है। देखो कितना आंसर आएगा, सीधा IRMS की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान रखना, पीक वैल्यू में किसका डिवाइड कर दो, √2 का डिवाइड कर दो। सपोज करो अगर ERMS पूछा होता तो E कैसा होता, E0 sin ओमेगा t, तो बेटा ERMS कितना हो जाएगा, उसका भी सेम आंसर हो जाएगा सर, E0 अपॉन √2। सिंपल सा फंडा। अगर सपोज करो कोई क्वेश्चन में आपको बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है और बोला कि सर इसका ERMS या IRMS निकालना है, तो क्या करो, सबसे पहले उस इक्वेशन का क्या करो सर, स्क्वायर कर दो। फिर उस इक्वेशन का स्क्वायर करने के बाद क्या करो, उसकी एवरेज वैल्यू पुट कर दो। शॉर्ट ट्रिक याद रखना, एवरेज वैल्यू कैसे पुट करते हैं, अगर बेटा कोई फंक्शन है साइन ओमेगा टी या फिर कॉस ओमेगा टी की टर्म है, जैसे I0 साइन ओमेगा टी या I0 कॉस ओमेगा टी लिखा है, तो साइन ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू या कॉस ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है, ध्यान रखना कितनी होगी, 0 होती है। इक्वेशन में डायरेक्ट पुट 0 कर देना, तो जो कुछ बचे उसके बाद आगे का स्टेप अभी बताता हूं। और उसके बाद अगर सपोज करो दो ही पॉसिबिलिटी आएंगी, साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसकी बेटा एवरेज वैल्यू कितनी पुट करोगे, याद रखना 1/2 पुट कर दोगे इक्वेशन में। जैसे सपोज करो कोई इक्वेशन है I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, इसका बोल रहा है IRMS निकालो, तो क्या करो, आप पहले इक्वेशन का पूरी का स्क्वायर कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली कंडीशन बन जाएगी। फिर जब कुछ टर्म आएंगी साइन ओमेगा टी की, कॉस ओमेगा टी की, कुछ टर्म आएंगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, कुछ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की, तो जहां साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है वहां तो सीधा वैल्यू पुट कर दो 0, और जहां भी साइन स्क्वायर है और जहां भी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है उसकी जगह डायरेक्ट पुट कर दो 1/2। अब जब आपने पुट कर दिया तो फिर अब सुनो तीसरा स्टेप। तो तीसरे स्टेप में क्या करना है, फिर जो भी कुछ बचा है उसका ले लो अंडर रूट, और अंडर रूट लोगे तो फिर जो आंसर होगा दैट इज IRMS वैल्यू होगा। तो IRMS का मतलब, R का मतलब रूट, मीन स्क्वायर, यानी किसका, स्क्वायर करी हुई वैल्यू का जब मीन निकालते हैं और उसका जब रूट ले लेते हैं दैट इज IRMS कहलाता है। अब इस क्वेश्चन में देखो, आपका क्या क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है I इक्वल टू 100√2, तो दैट इज व्हाट, तो यहां से क्या मैं I0 की वैल्यू बता सकता हूं, देखो यहां पे छोटे से छुटकी सी जगह पे कर दूंगा, I0 वैल्यू इक्वल टू 100√2, तो सर RMS कितना हो जाएगा, I0 अपॉन √2, तो सर √2 से डिवाइड कर दो, तो IRMS इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100√2 डिवाइडेड बाई √2 इक्वल टू कितना, 100 आएगा। तो 100 एम्पियर का ऑप्शन है, ऑप्शन सी टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। तो एक बार में कॉन्सेप्ट समझ डाला, ऑप्शन सी भी लगा डाला। चलो फटाफट से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे, और मैंने टाइमर भी स्टार्ट कर दिया है। अब टाइमर के साथ ही क्वेश्चन हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पहले वाले क्वेश्चन से थ्योरी उठी है और हमारा एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होने वाला है। इस बार कैसा सर्किट है, प्योर कंटेनिंग इंडक्टेंस, ऐसे कॉइल लगा रखी है और बेटा कोई EMF सोर्स लगा रखा है, ये लो E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ऐसे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, द फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड I, जल्दी से बताओ कितना फेज डिफरेंस आ रहा था, कितना आ रहा था, याद है, टाइमर बज रहा है तो टाइमर अप, याद करो फेज डिफरेंस आ रहा था, ये तो बेटा आपका I था और वोल्टेज थी यहाँ पे E, और आपने देखा दोनों में 90 का फेज शिफ्ट था। तो यहां पे अगर वो क्वेश्चन घुमा के, ये तो तुम्हें पता चल गया कि फेज शिफ्ट कितने का है, 90 का है, बट अगर वो पूछ लेता कि कौन लीड कर रहा है, तो वोल्टेज लीड कर रही है करंट से, कितना, 90 से, या फिर करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, कितने से, 90 से। तो 3 क्वेश्चन यहां भी बना डाले, तो इस तरह से बेटा टॉपिक ईजी होते चले जाएंगे हमारे लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आ गया है स्क्रीन पे और टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। अब फटाफट से देखो, एन AC source is of 200 upon √2, 200 upon √2, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है बेटा, ध्यान से सुनो, 50 हर्ट्ज। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज आफ्टर 1/600s, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, ये जो वैल्यू दी है ना इसने, ये दैट इज व्हाट, दैट इज VRMS वैल्यू। तो VRMS कितना होता है सर, V0 अपॉन √2, एक बार टाइमर बज जाने दो,
डन। तो वी नॉट अपॉन रूट टू होता है, तो इसने कितनी दी है वैल्यू 200 अपॉन रूट टू। तो रूट टू से रूट टू गया तो यहां से एक चीज तो निकल के आएगी बेटा, क्या वी नॉट की वैल्यू यानी कि वोल्टेज का पीक एम्पलीट्यूड कितना है 200 वोल्ट। अच्छा फ्रीक्वेंसी कितनी दी है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है एफ इक्वल टू कितना 15 हर्ट्ज, दैट इज गिवन। और टाइम दिया है कितना 1/600 सेकंड पे। आपको क्या निकालना है सर, आपको वैल्यू निकालनी है वोल्टेज की। इक्वेशन क्या होती है जरा जल्दी से देखो, V इक्वल टू होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी की टर्म में, तो वी नॉट तो आपके पास है, तो 200 साइन कितना ओमेगा को लिख देंगे 2 पाई एफ इंटू टी। एफ भी है टी भी है, पुट कर दो इक्वेशन में और आंसर चेक कर लो। जैसे देखो यहां पे मैंने पुट कर दिया 200 साइन, एफ की वैल्यू पुट कर दी कितनी पाई बाई 2 पाई इंटू एफ की वैल्यू पुट कर दी ये इसे काटो 2 पाई इंटू 50 इंटू 1/600 सॉल्व कर लेना। आई थिंक आंसर आएगा 1000 वोल्ट। ऑप्शन सी कैसा ऑप्शन है, हाँ 100 वोल्ट, तो ऑप्शन सी को टिक कर दो, नॉट 1000 दैट इज 100 वोल्ट। ठीक है आंसर आ गया स्क्रीन पे आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से सभी लोग सॉल्व करेंगे। टाइम स्टार्ट कर दे रहा हूं मैं जल्दी से। इन एन AC सीरीज सर्किट द इंस्टेंटेनियस करंट इज मैक्सिमम व्हेन द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज मैक्सिमम, द सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड टू द सोर्स विल बी। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है यार, ऐसी कौन सी टाइम हो सकता है, कौन सी जगह हो सकती है, सोचो। इंडक्टेंस के केस में वोल्टेज लीड करती है, कैपेसिटेंस के केस में वोल्टेज लैग करती है। एक सर्किट ऐसा है जो प्योर रेजिस्टिव होता है, जहां पे क्या होता है, टाइमर बजने वाला है, टाइम जल्दी से सोच लो। बिल्कुल मुझे पता है तुम सबका आंसर आ चुका होगा कि भाई एक वोल्ट प्योर रेजिस्टिव सर्किट ही ऐसा है जहां पे वोल्टेज और करंट एक डायरेक्शन में चलते हैं या फिर कोई किसी पे लीड नहीं करता है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर करंट का जो इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम है किसके बराबर, वोल्टेज के मैक्सिमम के बराबर, इसका मतलब वो सर्किट कैसा रहा होगा, डेफिनेटली कॉम्बिनेशन ऑफ कैसा रहा होगा, प्योर रजिस्टर सर्किट रहा होगा, क्योंकि बाकी में तो फेज शिफ्ट चलता है 90 का, तो वो कभी भी मैक्सिमम सेम टाइम पे नहीं दे सकते। चलो आंसर टिक कर दो, आंसर सी इज करेक्ट। अब आपके सामने क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए एक बार में। क्या कह रहा है, वैसे बेटा आरएलसी नहीं आता है बोर्ड सिलेबस में, फिर भी ये क्वेश्चन भी पूछने की प्रोबेबिलिटी रहती है। आरएलसी रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटीज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस एंड रेस्पेक्टिवली। देखो क्या बोला भैया, आरएलसी क्या क्या है, एक रेजिस्टेंस को कर रहा है, इंडक्टेंस को कर रहा है और कैपेसिटेंस को कैरी कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी किसकी कॉमन होती है, तो याद रखना जल्दी से सुन लेना बेटा, आरएलसी जो सर्किट होता है या फिर एलसीआर जो सर्किट होता है, कॉमन है एक ही बात, एलसीआर जो सर्किट होता है इसमें ध्यान रखना जो टाइम पीरियड जिसे हम टो बोलते हैं वो कितना होता है बेटा, आर इंटू सी होता है। तो भैया फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी 1/1 टो, यानी कि सर कितना 1/RC, यानी 1/RC की डायमेंशन मैच करनी है हमें। आर तुम जानते हो रेजिस्टेंस है, सी बेटा क्या है कैपेसिटेंस है, वहां से डायमेंशन तुम जानते हो चैप्टर 1 से निकाल लोगे। अब जहां पे तुम चेक करोगे जब ऑप्शन R/L, तो R/L की डायमेंशन 1/RC से परफेक्टली मैच हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि किसकी डायमेंशन मैच हो रही है, R/L की डायमेंशन मैच हो रही है। तो बन गया ये क्वेश्चन भी सभी का फटाफट से, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज नाउ एंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। फटाफट से देखो, ए प्योर कैपेसिटर इन एन एसी सर्किट, जल्दी से क्या कह रहा है, चुटकियों का क्वेश्चन है। कैपेसिटर क्या करता है, ध्यान करो भाई, इलेक्ट्रो कहां पे पढ़ा था कैपेसिटर, चैप्टर 2 में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। तो कौन सी एनर्जी स्टोर करता है, इट्स है बेटा, नॉट इट्स नहीं है, दैट इज इट्स। तो कौन सा करेगा, स्टोर्स एनर्जी इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नॉट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आंसर ए इज करेक्ट। ये तो हमारा चैप्टर 2 से क्वेश्चन आ गया था, टाइमर की भी जरूरत नहीं है, फिर भी बजर तो बजा देते हैं क्वेश्चन स्विच करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद बजर का, जिससे हमें क्वेश्चन स्विच करने के लिए भी टाइम मिल गया। चलो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। अब तो टाइमर की भी जरूरत नहीं पड़ पा रही, टाइमर से पहले हम क्वेश्चन बना डाल रहे हैं क्योंकि लेवल बन गया है। हमने देखो पुराने क्वेश्चन इतने अच्छे लेवल से डेप्थ में समझे कि अब नए क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट ऐसे लग रहा है जैसे थ्योरी हमें आती है। तो मैंने कहा ना, न्यूमेरिकल के थ्रू थ्योरी को याद कराना, दैट इज द पर्पज ऑफ दिस सीरीज। और एक काम और करो, फिर से जो बच्चे अभी कनेक्ट हुए हैं, प्ले स्टोर पे जाओ, नीट सारथी और जेई सारथी बेटा ऐप डाउनलोड कर लो। हम सिर्फ नीट नहीं, हम सारे बच्चों के लिए डील करते हैं, सब बच्चों को हम कवर करते हैं। क्या मिलेगा, मोर देन 20,000 क्वेश्चन, और एक बजर भी बजने वाला है, उसे बजने देते हैं।
मोर देन 20,000 क्वेश्चंस, वीडियो लेक्चर्स, 25 से ज्यादा कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी के डाउट सेशंस और उनके वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल रहेंगे। तो सब कुछ, टेस्ट सीरीज खूब मिलेंगी, भरमार टेस्ट सीरीज है और टर्म 2 की प्रिपरेशन भी यहां पे सब होने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। चलो, in an AC circuit the phase difference between current and EMF is 45 डिग्री। द सर्किट कंटेन्स, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा मेरे हिसाब से सीरीज का, हाँ बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा ध्यान रखना, आपने तीनों डायग्राम देखे। पहला जो डायग्राम देखा था प्योर आर के केस में, आपने देखा V के साथ I सेम फेज में है। जब आपने प्योर इंडक्टिव का केस देखा तो आपने देखा I से वोल्टेज 90 पे लीड कर रहा है। जब आपने प्योर कैपेसिटेंस का डायग्राम देखा तो आपने देखा करंट वोल्टेज से 90 से लीड कर रहा है। अब फिर ये कौन सा गेम आ गया, यानी कि जहां पे हमारा फेज 45 डिग्री बने। तो याद रखना, दैट इज प्योर आर, दैट इज प्योर एल, दैट इज प्योर सी। बट जब हम आर सी और एल आर ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे वहां भी 90 की कॉम्बिनेशन पाएंगे। बट जब हम एल सी आर टॉपिक में जाएंगे, यानी कि रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आती है जहां पे हमारा एंगल क्या बनता है, 45 का फेज डिफरेंस बनाता है। तो ये याद कर लेना। वैसे आरसी, एलसीआर और आरसी, ये तुम्हारे जो आरएलसी सर्किट है ये कहां है, ये हमारे कंपटीशन में चलते हैं, हमारे सिलेबस से अभी इस बार हटा रखा है बोर्ड में। तो चलो इसी के साथ ये चैप्टर सीरीज होती है समाप्त। आई होप आपको ये सीरीज में बहुत मजा आया होगा। तो कोई भी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप क्या चाहते हैं बोर्ड से रिलेटेड बेटा कमेंट्स में जरूर बताना, हम वो लेके आएंगे। बोर्ड से रिलेटेड जितने अपडेट हैं, जितनी टेस्ट सीरीज हैं, जितने आंसर्स हैं, वो सब कुछ होगा। लाइव डिस्कशन भी यहाँ पे होगा। तो इसके लिए बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलो तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।